कि उन्होंने ये सबसे पहले ये बैंक अल हबीब वाले हैं। तो ये बैंक अल हबीब वालों ने सबसे पहले जो उनकी बेसिक ट्रांज़ैक्शन जो है वो बैंक किस तरह काम करता है उसके मुताबिक इन लोगों ने बात की हुई है। और टोटली अगर देखा जाए तो तमाम जो बैंक हैं वो एक ही तरीके से इनका इस्लामिक बैंक के मुताबिक वो काम करती है। तो सबसे पहले जो है वो उसमें कस्टम अप्रोच टू द बैंक विद रिस्पेक्ट फॉर प्रोजेक्ट और मशीनरी और हाउस फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर इनका ये होता है कि कोई कस्टमर किसी बैंक के पास किसी प्रोजेक्ट या मशीनरी या हाउस फाइनेंसिंग के लिए या किसी कार फाइनेंसिंग के लिए वो जाता है। उसके बाद से ये बैंक और जो कस्टमर हैं वो एग्रीमेंट करते हैं, मुशारका एग्रीमेंट के अंदर ये आते हैं। और फिर ये रिस्पेक्टिव जो होता है चलता रहता है सिस्टम। इसी तरह फिर ये कस्टमर जो है, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर ने गाड़ी बैंक अल से निकलवाई है, तो वो आपस में फिर ये जो मंथली रेंट या जिसे हम लोग इंटरेस्ट या जो मंथली जो चार्ज करते हैं बैंक, वो फिर उसके तहत ये चार्ज करते हैं। और उससे हम लोग मंथली मंथली बेसिस पे वो चलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हम लोगों ने अपनी गाड़ी निकलवाई है मेहरान ये फैसल बैंक वालों से, तो हम उसके 12,000 रुपीज़ मंथली पे करें तो ये इनका मंथली पेमेंट पे चली जाएगी। इसी तरह फिर जो ओनरशिप जो है किसी एसेट की, यानी गाड़ी जो है वो हमारे लिए हमारी एसेट है, तो वो जो उसकी ओनरशिप है विद द ग्रेजुअली जो उसकी पेमेंट होती है इंस्टॉलमेंट्स के बाद, जब मुकम्मल हो जाएगी तो वो गाड़ी ऑटोमेटिक हम लोगों के नाम हो जाएगी। इसी तरह जो है वो जब सारी पेमेंट मुकम्मल कर देता है तो वो गाड़ी उसके ओनरशिप पे कन्वर्ट हो जाती है। फिर इसकी कुछ बेंगल फिजा वालों ने अपनी कुछ कंडीशंस दी हुई है। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी करता है तो ठीक है। पहले उन्होंने लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट ऑफ जॉइंट परचेज लीजिंग एंड सेलिंग ऑफ अ यूनिट शुड नॉट बी टाइड अप। और दूसरा ये है कि एट द टाइम ऑफ परचेज सेल शुड नॉट इफेक्ट थ्रू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड ये बात कह रहे हैं कि preferable to purchase each unit on the market value but permissible to purchase at the agreed price। यानी इन लोगों ने जो टोटल जो 3 पॉइंट्स बताए ये बैंक अल की मेन 3 कंडीशंस इन लोगों ने अपनी दी हुई हैं। फिर इस तरह की लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसमें सबसे पहले जो है उनके मुशारका एग्रीमेंट होता है। मुशारका हम लोग जैसे जानते हैं कि ये इस्लामिक फाइनेंस एग्रीमेंट होता है। इसका पर्पस ये होता है कि ये एक एग्रीमेंट स्टेब्लिश करता है बैंक इन दी मुशारका प्रॉपर्टी। इसके दो कंपोनेंट हैं। बोथ पार्टी शेयर, यानी जो बैंक और कस्टमर ये दोनों आपस में पार्टी से शेयर कर रहे होते हैं। और दूसरा इनकी जो मुश्तरका प्रॉपर्टी डील डिटेल्स होती हैं वो दोनों आपस में शेयर करते हैं ये। सेकंड जो इनका है वो है मंथली पेमेंट एग्रीमेंट। ऑब्वियसली आपने ये गाड़ी रेंट पे ली हुई है, आप उसकी इंस्टॉलमेंट पे ली हुई, तो मंथली इसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। इस उन्होंने यहाँ पे नाम एज अ रेंट दिया हुआ है। फिर इसकी दो कंपोनेंट हैं, रेंट स्केजुअल और फिर फार्मूला कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने गाड़ी निकलवाई है बैंक अल हबीब से, तो वो 5 साल की इंस्टॉलमेंट पे वो गाड़ी लेता है। तो उसकी फॉर एग्जांपल अगर ये 10 लाख रुपये की गाड़ी है और डाउन पेमेंट उसने कोई 2 लाख रुपये किए हुए हैं, तो वो उसके मुताबिक 5 साल में ये गाड़ी आपको 6-7 लाख की बजाय 10 लाख में पड़ेगी। तो आपको मंथली इतना पेमेंट या आप मंथली इतना इसकी आप पेमेंट करते रहेंगे। और इसके एक फार्मूला उन्होंने बताया था कि भाई इस फार्मूले के तहत हम आपसे ये चार्ज कर रहे हैं अमाउंट के मुताबिक। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग टू परचेज मुशारका यूनिट। बेसिकली इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर टू परचेज द बैंक मुशारका यूनिट्स। फिर इनकी अपनी कुछ फीचर्स हैं कार फाइनेंसिंग के लिए कि द क्लाइंट इन द अप्रूव्ड एरिया ऑफ द बैंक मेक द चॉइस ऑफ द कार। फॉर एग्जांपल मैम पाकिस्तान पेशावर के अंदर वो रहते हुए कोई गाड़ी लेता है तो वो एक स्पेसिफिक बैंक के पास जाकर वहाँ से जाएगा, उसी यूनिट से चार्ज करेगा। फिर उसके बाद बैंक और क्लाइंट जो है वो एक मुशारका एग्रीमेंट में एंटर होंगे। फिर इसी तरह ये इन दिस इट इज डिसाइड टू परचेज कार जॉइंटली इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ईच वन। क्योंकि मैम बैंक जो है वो डायरेक्टली खुद से गाड़ी नहीं बेच रहा है। अगर वो फॉर एग्जाम्पल कोई मेहरान की गाड़ी दे रही है, जैसे बैंक हबीब वाले हैं ये मेहरान की गाड़ी किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनका ऑटोमेटिक मेहरान कार वालों के साथ, मेहरान ऑटो वालों के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इनकी इन्वेस्टमेंट आपके साथ और मेहरान वालों के साथ करवा रही होंगी। और जो ये जो एसेट होगा वो टोटली क्लाइंट के नाम पे होगा। तो ये एक प्रॉपर शेयर को तो मिल्क है इसे कहा जाता है। फिर उसके बाद आफ्टर टेकिंग पोजेशन ऑफ अ कार बैंक रेंट आउट इट्स शेयर टू क्लाइंट बाय एग्जीक्यूशन ऑफ इजरा एग्रीमेंट। फिर इनकी अपनी कुछ इलिस्ट्रेशन आती हैं कि कस्टमर रिक्वेस्ट फाइनेंसिंग फॉर अ फिक्स्ड कॉस्ट। अब गाड़ी है 10 लाख रुपए की, अब वो उसके पैसे ले भी सकता है कर्जे के तौर पे। और उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि दैन इस्लामिक बैंक्स जितनी भी आप इस्लामिक बैंक
करो तो वो आपकी 90% जो कॉस्ट होती है किसी भी गाड़ी के लिए वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद से जॉइंट ओनरशिप एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन द बैंक एंड कस्टमर। फिर कस्टमर जो है वो आखिर में इसका जो है वो रेंट पे करता है, जो क्योंकि गाड़ी जो है वो बैंक के थ्रू निकलवाई तो बैंक ने उनको सर्विस प्रोवाइड की, इस वजह से वो जो है कस्टमर जो है वो पे करता है रेंट के लिए। और 5 साल मैक्सिमम टाइमिंग दी जाती है हर बैंक की तरफ से, जिसमें ये बैंक अल हबीब भी है। तो ये 5 साल की टाइमिंग दे रहा है, जिसके बाद ये जो ओनर जो है वो उसकी ओनरशिप एसेट की वो उसके नाम पे मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट कर दी जाती है। फिर है शिरकतुल अक्द की एग्जांपल। मीज़ान बैंक को अगर हम लोग देखें तो मीज़ान बैंक पाकिस्तान का से सबसे बड़ा जो है वो एक लीडिंग इस्लामिक बैंक है, जो कि जिसने 2013 और फिर 14 और 15 की बात करें तो उसने बहुत सबसे बड़ा उन्होंने किया था। तो मीज़ान बैंक इज विच इज़ वन ऑफ द पाकिस्तान लीडिंग इस्लामिक बैंक्स एग्जीक्यूटेड द लार्जेस्ट मुश्तरका ट्रांजैक्शन एवर इन द हिस्ट्री इन द इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान अमाउंटिंग 9.5 बिलियन विद द पंजाब फूड डिपार्टमेंट, जो कि 9.5 बिलियन जो थी उन्होंने फूड डिपार्टमेंट के साथ उन्होंने किया था। सबसे बड़ी इस्लामिक ट्रांजैक्शन इन्होंने की थी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है द पर्पस ऑफ द ट्रांजैक्शन वाज टू हेल्प पंजाब फूड डिपार्टमेंट इन फाइनेंसिंग इट प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट इन शरिया कंप्लाइंट मैनर। फिर थर्ड पॉइंट में ये बात की है कि द स्ट्रक्चर, जो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर जो है ये शराकतुल अक्द के ऊपर ही बेस हुआ हुआ है, जो कि इस्लामिक शरिया का सबसे बड़ा मीज़ान बैंक वालों ने किया था। फिर मुशारका, हम जैसे जानते हैं कि मुशारका जो है वो एक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है। तो इस किस्म की जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो किसी भी इस्लामिक बैंकिंग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस्लामिक बैंकिंग जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है स्ट्रेंथन को, और इनकी एबिलिटी को और इन्हेंस करता है। इसी तरह हम लोग देखें 2014 2015 यहाँ पे मेंशन है कि ऑल्सो द ट्रांजैक्शन हाईली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ऑल मीज़ान बैंक्स totally financing portfolio done under the Shariatul Aqd and brings the total financing offered through Masharika to 25 at as of July 2015, 15 July 2015 from 16 December 31st 2014, which is one of the most largest percentage of Sharakatul Aqd based in financing portfolio of any Islamic bank in the world. तो दो ये 31 दिसंबर 2013 को हम लोग देखें तो ये 16% था, जो कि इंक्रीज किया गया 25% तक लेके आया गया, जो कि 15 जुलाई 2015 को सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया, और ये किसी भी इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया गया है इस बैंक की तरफ, मीज़ान बैंक की तरफ से। एंड थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके, सबसे पहले मैं अब करूँगी सामा की प्रेजेंटेशन पे। सामा की प्रेजेंटेशन अच्छी थी, नो डाउट। आपने इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल इंक्लूड की थी वैसे ही जैसे मैंने आपको कहा था, विच इज़ रियली गुड। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट एक तो आपकी स्लाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी। आपने एक स्लाइड में बहुत मटेरियल डाला हुआ था, लाइन स्पेसिंग का इशू था और बहुत छोटा फॉन्ट था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन में सिर्फ उसके हवाले से मसला था, प्रेजेंट करने के हवाले से मसला था, नॉट इन द कंटेंट बट द वे यू हैव प्रेजेंटेड द कंटेंट। ठीक है। सो मैं यही कहूँगी कि आइंदा जब आप करें प्रेजेंटेशन सो प्लीज इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि ये फॉन्ट वगैरह अच्छे हों। ठीक है मैम। ओके, सो हु इज नेक्स्ट? मैम बशीर ही अगला। मैम मैंने तो तैयार की, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सलम। सलम क्या, इट इज आल्सो फॉर्म ऑफ सेल। ठीक है, सेल ट्रांजैक्शन की एक टाइप है। इंट्रोडक्शन। द बेसिक कंडीशंस फॉर अ वैलिडिटी ऑफ अ सेल इन शरिया आर 3, जो कि मैंने आपको पढ़ाई भी है कि 3 कंडीशंस है जिसकी वजह से एक सेल वैलिड होती है। नंबर 1, द परचेज कमोडिटी मस्ट बी एग्जिस्टिंग। आपने जो चीज आप परचेज करे हो वो एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस पे सलम नहीं हो सकता, फिनिश गुड पे हो सकता है। The seller should have acquired the ownership of that commodity. आप जो चीज बेच रहे हो वो आपकी ओनरशिप में हो, जो चीज आपकी ओनरशिप में नहीं है वो आप नहीं बेच सकते।
The commodity must be in the physical or constructive possession of the seller. Physical possession मैंने आपको बताया आपके गोदाम में पड़ी है, constructive possession भी मैंने आपको बताया था कि किसी और के गोदाम में पड़ी है लेकिन मलकियत आपकी है। तो अगर उस चीज को कोई नुकसान होता है तो वो आपका नुकसान होगा क्योंकि आपकी मलकियत में है। जैसे मैं बशीर को कहूँ अपने गैराज में मेरी गाड़ी खड़ी करो, तो उससे वो गाड़ी बशीर की तो नहीं हो जाएगी ना, गाड़ी तो मेरी रहेगी। इसको कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं। There are only two exceptions to this principle in Sharia, सलम एंड इस्तिस्ना। आपको कहते हैं ये तीनों जो आपको प्रिंसिपल ऊपर दिए गए हैं, इसमें दो एक्सेप्शंस शरीयत में है। यानी वैसे हर किस्म की सेल में ये तीन रूल्स अप्लाई होते हैं, चाहे जो भी सेल हो, सिवाय दो टाइप्स के। एक है सलम और दूसरा है इस्तिस्ना। उसमें थोड़ी सी रद्द बदल होती है या थोड़े से रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। अब definition and concept. Seller agrees to supply specific goods to the buyer at a future date in exchange of an advanced price fully paid at spot. Price is in cash but the supply of goods is deferred. अब देखो यहाँ पे ये एक exception ही है ना, जो हमने 3 rules पढ़े थे valid sale के, तो ये उस लिहाज से exception ही है कि आप एडवांस में पेमेंट पूरी ले लेते हो, यानी अभी इसी वक्त एट स्पॉट आप एडवांस में फुल पेमेंट लेते हो लेकिन आप गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर में करते हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कहूँ मुझे फर्नीचर के लिए पूरी एडवांस पेमेंट करो, मैं आपको इस तारीख को फर्नीचर दे दूंगा, या ब्राइडल ड्रेस के लिए फुल पेमेंट करो एडवांस में, या सुनार आपको कहे कि मुझे फुल पेमेंट करो एडवांस में। ठीक है, सो मैं आपको 1 महीने बाद चीज दूंगा, तो ये वो चीज कह रहे हैं कि आप एडवांस में पेमेंट करते हो लेकिन आपको प्रोडक्ट फ्यूचर में मिलती है। Background of Salam. Before prohibition of interest, farmers used to get interest-based loans for growing crops and harvesting. जब पहले इस्लाम में इंटरेस्ट मना नहीं हुआ था तो फार्मर्स क्या करते थे, इंटरेस्ट बेस्ड लोन लेते थे अपनी फसल के लिए। After prohibition of interest, they were allowed to do salam transactions. जब प्रोहिबिशन हो गया, इंटरेस्ट का सूद मना हो गया, तब उनको सलम अलाउ किया गया। This helped them to get money in advance for their needs. इससे क्या हुआ कि उनको कर्जा सूद पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो एडवांस में उनको पैसे मिल जाते थे अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। किस तरह से एडवांस में, कि जिनकी फसलें हैं उनको पहले से ही पैसे देके फसल बुक हो जाती थी। जैसे 10 किलो गंदम मेरी होगी, ये पैसे ले लो, 20 किलो गंदम मेरी होगी, ये पैसे ले लो। तो इस तरह से उनकी फाइनेंसिंग भी हो जाती थी और उनको सूद पे कर्जा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। During the days of our Prophet ﷺ, the caravans used to get interest-based loans for purchasing the commodities. तो हमारे पैगंबर के दौर में जो caravans थे, जो के काफिले होते थे, वो interest-based loans लेते थे ताकि वो different चीजें purchase कर सकें। After prohibition of interest, they were allowed to do salam. तो जब interest भी prohibit हो गया, तो कोई उनको कर्जा तो बगैर interest के देता नहीं था, कि हर कोई कर्जे हंसना तो नहीं देता। तो उन्होंने कहा अब हम अपना कारोबार कैसे चलाएं, तो फिर उनको सलम की इजाजत दी गई कि तुम लोग अपनी प्रोडक्ट के लिए एडवांस में पेमेंट ले सकते हो, फिर उन पैसों से तुम अपनी फाइनेंसिंग कर सकते हो, सो सूद की जरूरत नहीं है। पर्पस क्या था, टू मीट द नीड्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु नीड मनी टू ग्रो देयर क्रॉप्स एंड टू फीड देयर फैमिली अप टू द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। कि छोटे छोटे किसान कि जब तक उनकी फसल उगती नहीं है तो वो तब तक अपने खानदान को क्या खिलाएंगे या पैसा कहाँ से लाएंगे, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए। To meet the need of working capital. Working capital कहते हैं अपना कारोबार चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। जब एक दफा चीज बनती है, वो बिकती है, तब तो पैसा आता है। याद है कि जब तक चीज नहीं बनी तब तक आपको पैसा चाहिए होता है कारोबार को रन करने के लिए या रनिंग के लिए, वो उसकी बात हो रही है। To meet the needs of liquidity problem. कि मेरा सारा का सारा पैसा फसल में बंद हो गया है, मेरे पास हाथ में कोई कैश नहीं है, अब अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ी कोई खाद लाने के लिए किसी चीज के लिए, तो मेरे हाथ में कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। टू मीट द नीड ऑफ ट्रेडर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस। आई थिंक इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बेनिफिट्स क्या है, सलम इज बेनिफिशियल टू द सेलर because he receives the price in advance, and it is beneficial to the buyer also because normally the price in salam used to be lower than the price in spot sales. अच्छा, चूंकि एडवांस में फुल पेमेंट ली जाती है तो फिर बायर को क्या कंपेंसेट किया जाता था, कैसे कंपेंसेशन दी जाती थी कि आप नॉर्मल मार्केट प्राइस से थोड़ी सी कम प्राइस दो, तो बायर भी खुश सेलर भी खुश। यानी अगर आप मुझे अभी फर्नीचर दो और मैं आपको 1 लाख रुपए दूं, इसके बजाय अगर मैं आपको एडवांस में पेमेंट करूं, फर्नीचर आप मुझे महीने बाद दो, तो मैं आपको 1 लाख नहीं दूंगी, 95,000 या 90,000 दूंगी। तो ये फायदा बायर को होता था। समझ आ रही है?
Okay, conditions of salam. It is necessary for the validity of salam that the buyer pays the price in full to the seller at the time of effecting the sale, because the basic wisdom for allowing salam is to fulfill the instant need of the seller. If it's not paid in full, the basic purpose will not be achieved. अगर आप कह रहे हो मैं सलम कर रहा हूँ लेकिन आप एडवांस में फुल पेमेंट नहीं करे, तो जिस वजह से सलम को जायज करार दिया गया था वो मकसद खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस्लाम में तो ये है ना कि चीज आपके हाथ में मौजूद हो, आपकी पोजीशन में, तो आप बेच सकते हो, जबकि सलम में तो आपको अलाउ किया गया कि चीज अभी नहीं बनी है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन आप उसकी एडवांस फुल पेमेंट ले सकते हो। तो आपको ये जो नॉर्मल सेल के रूल में जो छूट दी है ये, तो उसका मकसद ये है कि सेलर की हेल्प हो जाए। अगर आप पूरी एडवांस पेमेंट नहीं करते, फिर सलम का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है। Only those goods can be sold through a salam contract in which the quantity and quality can be exactly specified. For example, precious stones cannot be sold on the basis of salam because each stone differ in quality, size, weight, and their exact specification is not possible. So salam उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकती है जिसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी आप 100% डिफाइन कर सको। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर सलम यूज ना करो। जैसे यहाँ पे प्रेशियस स्टोन्स का कहा गया है कि हर स्टोन का साइज डिफरेंट होता है, हर एक की क्वालिटी डिफरेंट होती है, वेट डिफरेंट होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एक मुट्ठी स्टोन्स दे दो या मुझे 10 डायमंड्स दे दो, ऐसा नहीं होता। हर डायमंड डिफरेंट होता है, हर एक की अपनी क्वालिटी होती है, तो ऐसी चीजों में सलम नहीं कर सकते। वही बात कि प्रेशियस स्टोन्स आप पहले देखते हो, उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगाते हो, उसकी कीमत लगवाते हो, फिर आप खरीदते हो, तो वो एडवांस में उसकी फुल पेमेंट हो ही नहीं सकती। जब मैंने गोल्ड देखा नहीं है कि आप किस किस्म का गोल्ड बनाते हो, कितने कैरेट है, जब मैंने डायमंड देखा नहीं है तो मैं कैसे आपको फुल प्राइस पे करूं। तो ऐसी जगहों पे सलम मत करें। ऑल डिटेल्स इन रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड मस्ट बी एक्सप्रेसिव। जी मैम, ये सलमा में जब मैम हम ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते थे, पैसे भी 100% मतलब मिल जाते हैं ना जी, तो के दौरान अगर मटेरियल महंगा हो जाए तो प्राइस में चेंज क्यों नहीं आता मैम? क्योंकि आपने प्राइस फिक्स कर लिया ना पहले से, और आप ये बातें जहन में रख के कीमत लगाते हो। आपको पता है कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगी या कम होगी, तो आप वो जहन में रख के कीमत लगाते हो। नहीं मैम, अगर मटेरियल महंगा हो गया तब कुछ नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आप देखो, जैसे मैंने अभी कपड़े बनवाए थे भाई की शादी के लिए, तो फिर बाद में सिल्मा सितारा महंगा हो गया, तो मुझे उस बंदे ने कहा पैसे ज्यादा करें। मैंने कहा नहीं, मेरी जिस वक्त आपसे महीना पहले बात हुई थी तो इतने में हमने जोड़ा फिक्स किया था। अब अगर चीजें महंगी हुई है तो ये आपका मसला, ये मेरा मसला नहीं है। आपको पता था कि महंगाई ज्यादा हो रही है, तो आपको चाहिए था आप मुझे ऐसा रेट देते जिसमें ये महंगाई कंपनसेट होती। अब ये आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है, ठीक है। तो इससे सेलर को चाहिए सोच समझ के कीमत लगवाए। कल को रोजाना कीमत बढ़ेगी तो आप रोजाना चीज की कीमत बढ़ाओगे, क्यों? ये तो कोई बात ना हुई। Okay, all details in respect to quality of goods sold must be expressly specified, leaving no ambiguity which may lead to a dispute. बाद में लड़ाई झगड़ों से अच्छा है पहले डिसाइड करो आपको exactly किस क्वालिटी की चीज चाहिए। It is necessary that the quantity of the commodity is agreed upon in absolute terms. It should be measured or weighed in its usual measure. आप बताओ कितने केजी चाहिए, कितने सेंटीमीटर की चीज हो, कितनी मिलीमीटर की हो, ये सब चीजें पहले से स्पेसिफाई करो। अगर आपको मुझे एक मुट्ठी आटा दे दो, मुझे एक बोरी दे दो, तो इस तरह एम्बिगुअस चीजें मत करें, पहले से स्पेसिफाई करें आपको एग्जैक्टली कितनी चीज चाहिए। The exact date and place of delivery must be specified in the contract. ये स्पेसिफाई आपने करना है किस तारीख पे डिलीवरी होगी और किस जगह पे आप उसको प्रोडक्ट पहुंचाओगे। There should be actual delivery of commodity. ठीक है, फिर चीज उसको डिलीवर भी करनी है, सिर्फ हवा में सलम नहीं करना। Salam cannot be effected on a particular commodity or on a product of a particular field or farm. For example, supply of wheat of a particular field or the fruit of a particular tree, since there is a possibility that the crop is destroyed before delivery, and given such possibility, the delivery remains uncertain. ठीक है? अच्छा, ये आपको कह रहे हैं, अगर आप किसी को कहते हो ना कि एडवांस में पैसे लो, मुझे 10 किलो गंदम देना, तो आपने ये नहीं कहना कि ये वाला जो खेत है ना, इसी की 10 किलो गंदम मुझे दो। उसकी वजह ये हो सकता है आंधी तूफान आए, उस खेत की फसल खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपने तो एडवांस में पेमेंट की है, फिर सेलर क्या करेगा? तो आपने उसको कहना है बस मुझे 10 किलो गंदम देना, कि अगर कल को उसकी फार्म तबाह हो जाता है तो वो आपको बाहर से खरीद के गंदम दे दे, क्योंकि उसने आपको चीज तो पहुंचानी है ना। या ये भी हो सकता है कि एक बंदे के 3 खेत हैं और एक खेत में बारिश आई या बिजली गिरी, उसका एक खेत खराब हो गया, लेकिन बाकी 2 फसलें सही हैं, और आपने उसको कहा है कि मुझे पहली वाली फसल से चाहिए। अब पहली वाली फसल तो डिस्ट्रॉय होगी, तो क्या मतलब?
फिर इस बात का क्या हल निकलेगा? तो कम से कम चीज पे स्पेसिफाई नहीं करो मुझे इसी फार्म की चीज चाहिए, ये बताओ किस क्वालिटी की चीज चाहिए और कितनी चाहिए। बाकी वो आपको अपने एक खेत से देता है, दूसरे से तीसरे से, ये आपका मसला नहीं है। ठीक है। फिर सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स व्हिच मस्ट बी डिलीवर्ड एट स्पॉट। फॉर एग्जांपल सलम बिटवीन व्हीट एंड बार्ली, अगर आप कहो कि मेरे साथ मार्चा करो, ये लो गंदम और मुझे बदले में जो दो, तो उससे सलम नहीं होती। सलम का कॉन्सेप्ट ये है कि एडवांस पेमेंट होती है और बाद में चीज देते हो। ऑन स्पॉट अगर करनी है तो वो सलम नहीं है। The commodity of salam contract should remain in the market right from day of contract up to the date of delivery or at least at the date of delivery. ये आपको कह रहे हैं कि ऐसी चीज पे सलम कॉन्ट्रैक्ट करो जो मार्केट में अवेलेबल हो, ऐसी चीज पे सलम मत करो जिसका मार्केट में शॉर्टेज हो। क्योंकि अगर एंड टाइम पे कोई ऊंच नीच हो गई और आपकी फसल तबाह हो गई, आप उसको नहीं दे सके, तो मार्केट में भी वो चीज शॉर्ट है, तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसी चीज पे सलम करो जो मार्केट में अवेलेबल हो, ताकि एंड टाइम पे कुछ हो जाए तो आप मार्केट से चीज खरीद के उसको दे दो। Difference between salam and murabaha. In salam, purchase goods are deferred, price is paid on spot. ठीक है, एडवांस पेमेंट होती है, गुड्स बाद में देते हो। मुराबेहा में मुराबेहा purchase goods are delivered at spot, price may be either on spot or deferred. मुराबेहा में क्या होता है, चीज आप उसी वक्त दे देते हो, ठीक है, ऑन स्पॉट। प्राइस जो है वो या उसी वक्त तय होती है या बाद में आप उसको पैसे दे देते हो। यानी चीज आप पहले ले लेते हो, पैसे या उसी वक्त देते हो या बाद में देते हो। तो ये मुराबे और उसमें फर्क है। In salam, price has to be paid in full in advance. In murabeha, price may be on spot or deferred. मुराबेहा में ये चीज नहीं है कि आपने पहले से फुल पेमेंट करनी है, आप उस वक्त भी कर सकते हो पेमेंट, आप बाद में भी कर सकते हो। Salam is not executed in the particular commodity, but commodity is specified by specification. ठीक है, आप सलम में ये जैसे नहीं कहते कि मुझे इसी खेत का गंदम चाहिए, मुझे इसी दरख्त का फल चाहिए। आप कहते मुझे इतने सेब चाहिए, इस क्वालिटी के चाहिए, लेकिन किस खेत के दरख्त के चाहिए वो नहीं बताते। मुराबिया कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पर्टिकुलर कमोडिटी। मुराबिया में आप कह सकते हो कि मुझे एग्जैक्ट इसी चीज से चाहिए, मुझे एग्जैक्ट इसी खेत से चाहिए, मुझे एग्जैक्ट इसी जगह से चाहिए। सलम कैन नॉट बी इफेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ थिंग्स व्हिच मस्ट बी डिलीवर्ड एट स्पॉट। जो चीजें एट स्पॉट डिलीवर करने की होती है उसमें सलम नहीं हो सकता, क्योंकि सलम में आप डेफर्ड डिलीवरी करते हो। मुराबे कैन बी एग्जीक्यूटेड इन दोस थिंग्स। मुराबे स्पॉट सेल में हो सकता है, ठीक है। सो सलम डेफर्ड सेल में होता है, मुराबे ऑन स्पॉट में हो सकता है। डिलीवरी ऑफ सलम गुड्स। बिफोर डिलीवरी गुड्स विल रिमेन एट द रिस्क ऑफ सेलर। ऑफ कोर्स जब तक मैंने आपको चीज नहीं पहुंचाई और उस चीज को कुछ होता है तो वो मेरा नुकसान है ना, आपका तो नहीं है। मैंने चीज आपको दी नहीं है तो मैं कैसे कह सकती हूँ आपका नुकसान है। आफ्टर डिलीवरी रिस्क विल बी ट्रांसफर टू द परचेजर। ऑफ कोर्स एक दफा मैंने आपको चीज डिलीवर कर दी, अब उससे कुछ होता है तो वो आपका नुकसान है। पोजेशन ऑफ गुड्स कैन बी फिजिकल और कंस्ट्रक्टिव। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा सकती हूँ कि फिजिकल पोजेशन और कंस्ट्रक्टिव क्या होती है। Transferring of risk and authority of use and utilization consumption are the basic ingredients of constructive possession. Constructive possession की basic ingredients क्या है? Transferring of risk, कि मैंने आपको चीज दे दी, अब रिस्क आपको ट्रांसफर हो गया है। And authority of use and utilization, अच्छा मैंने आपको चीज दे दी है, अब आप उसको यूज कर सकते हो, आपकी उस चीज के ऊपर फुल अथॉरिटी है और रिस्क भी आपको ट्रांसफर हो गया है। अगर ये बातें पूरी हैं तो विच मीन्स यू हैव द पोजेशन। फिजिकल पोजेशन ना भी हो, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है। जैसे मैंने नहीं कहा मैं अपनी गाड़ी बशीर के गैराज में खड़ी करूं, मेरे पास जगह नहीं है, तो वो गाड़ी मेरी रहेगी, बशीर की नहीं हो जाएगी। खियार क्या कहते हैं? ऑप्शन। आफ्टर टेकिंग डिलीवरी द परचेजर हैज द ऑप्शन ऑफ डिफेक्ट खियार ऐप, नॉट ऑप्शन ऑफ सी खियार रुयत। ठीक है, ये आपको कहते हैं एक दफा आपने डिलीवरी ले ली, फिर जिसने परचेज किया है, यानी मैं बायर हूँ, मैं परचेजर हूँ और मुझे उस बंदे ने डिलीवरी कर दी है चीज की, तो मेरे पास ऑप्शन ऑफ डिफेक्ट है, नॉट ऑप्शन ऑफ सी। तो अगर उस वक्त उस चीज में कोई डिफेक्ट है तब मैं कह सकती हूँ कि भाई इस चीज में ये मसला है तो मुझे रिफंड करो। मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये जो चीज है ये तो मैंने देखी नहीं थी, तो अब मैंने देखी है तो मुझे पसंद नहीं आई तो मुझे मेरे पैसे वापस करो। ऐसा नहीं हो सकता। आपने पहले से स्पेसिफाई किया था मुझे इस क्वालिटी का फर्नीचर चाहिए, ऐसा बेड, ये पॉलिश, उसने आपको वही चीज डेवलप की। अब अगर आपको देखने में पसंद नहीं आ रही तो उसके लिए सेलर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर उसमें कोई डिफेक्ट है तो वो फिर आपको रिफंड करेगा, बट अब आपकी आंखों को पसंद नहीं आ रही तो ये ऑप्शन आपके पास नहीं है।
ऑप्शंस अवेलेबल फॉर परचेजर आफ्टर टेकिंग डिलीवरी। अब मुझे डिलीवरी होगी चीज की, अब मेरे पास क्या ऑप्शंस है, अब मैं क्या करूं? Parallel salam. After the execution of salam agreement with one party, buyer or seller executes another salam agreement with third party. ये जैसे हमने इस्तिस्ना में भी लास्ट क्लास में पढ़ा है कि आप एक बंदे से चीज लेकर आगे बेच सकते हो, तो सलम में भी इस तरह होता है। एक बंदे से सलम पे आपने डील की थी, आपको उसने चीज पहुंचा दी, डिलीवर कर दी, अब वो चीज आप आगे किसी तीसरे बंदे पे बेच सकते हो। इसके लिए क्या कंडीशंस है, वैसी ही है जैसे उसकी इस्तिस्ना की थी, ठीक है। There must be two different and independent contracts. These two contracts cannot be tied up, and performance of one should not be contingent on the other. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा है कि बशीर और उसामा का जो कॉन्ट्रैक्ट है और उसामा और कादिर का जो अब्दुल कादिर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये दो अलग अलग होने चाहिए। उसामा ये नहीं कह सकता अब्दुल कादिर को कि मुझे अगर बशीर ने चीज बेची तो मैं तुम पे बेचूंगा, नहीं। उसामा ने हर सूरत अब्दुल कादिर को चीज देनी है, चाहे बशीर उसे देता है या नहीं देता। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को आपस में मिक्स मत करो या शर्तें मत लगाओ। आपने एक के साथ अलग आपका मामला है, दूसरे के साथ अलग है। पैरेलल सलम इज अलाउड विद थर्ड पार्टी ओनली, ठीक है, यानी 3 डिफरेंट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो। और ये डायग्राम इस्तिस्ना में भी थी कि पहले सलम की सेल होती है, आपको कमोडिटी डिलीवर होती है, ठीक है, इस्लामिक बैंक परचेज करता है और आगे आप पे बेचता है, ठीक है। तो इस्लामिक बैंक क्या करता है, आप उसके पास जाते हो, भाई मुझे बाहर से मशीनरी इंपोर्ट करानी है, तो इस्लामिक बैंक आपके लिए मशीनरी इंपोर्ट करता है और फिर आप पे थोड़ी महंगी करके बेचता है। तो जो डिफरेंस होता है वो इस्लामिक बैंक का मुनाफा होता है। यानी वो आपको पैसे भी दे सकता है कि भाई ये पैसे लो, जाके अपने लिए चीज खरीदो, लेकिन फिर वो प्रॉफिट जब आपसे चार्ज करेगा तो पैसे पे पैसा तो सूद होता है, जो कि हराम है। तो इसलिए वो पैसे पे पैसा नहीं चार्ज करता, बल्कि चीज आपको थोड़ी प्रॉफिट में बेचता है। If the bank has no expertise to sell the commodities received under salam contract, then the bank can appoint a customer as its agent to sell the commodity in the market a third party, subject to salam agreement and agency agreement are separate from each other. अगर बैंक ने कोई चीज परचेज की है, उसे खुद नहीं मार्केट में बेचने आती, तो वो आगे अपने कस्टमर को कह सकता है कि तुम मुझे ये किसी पे बेच के दो, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी पे। अच्छा, एजेंसी एग्रीमेंट क्या होता है? एजेंसी एग्रीमेंट होता है कि मैंने तुम्हें अपना एजेंट अपॉइंट किया तो तुम मेरे बिहाफ पे सेल करो। तो कहते हैं कि अगर तो बैंक ने बाहर से कोई मशीनरी मंगाई है, ये बैंक का अलग से एग्रीमेंट था। अब अगर वो कस्टमर को कह रहे हैं कि तुम आगे मुझे बेच के, तो ये उसका अलग एग्रीमेंट है, ठीक है। तो ये दो सेपरेट चीजें, इनको मिक्स मत करें। अच्छा, इसको एक बार फिर रिपीट करती हूँ। If the bank has no expertise to sell the commodities received under salam contract, then the bank can appoint the customer as its agent to sell the commodity in the market. So ये क्या हो गया? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Subject to salam agreement and agency agreement are separate from each other, ठीक है। So मेरे ख्याल से ये बात इधर ही क्लियर हो गई। A price must be determined in agency agreement on which the agent will sell the commodity, but if the price is increased, the benefit can be given to the agent. देखो, जब आप कस्टमर को कहते हो कि मुझे ये चीज बेच के दो, मैंने बाहर से इंपोर्ट करा रही है, अब तुम मुझे बेच के दो, तो आप उसको प्राइस बताते हो कि तुमने कितनी प्राइस पे मुझे आगे बेच के देनी है। तुमसे मुराद बैंक है, बैंक ये बताता है, ठीक है, आगे अपने कस्टमर को कि मुझे कितने पे ये बेच के दो। सो ये प्राइस पहले से डिटरमिन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ जाती है तो फिर आप एजेंट को फायदा दे सकते हो। जैसे बैंक के कस्टमर को कहा मुझे मशीनरी 50 लाख की बेच के दो, अब अगर कीमत बढ़ती है और कस्टमर 55 लाख की बेचता है, तो आप वो 5 लाख में से प्रॉफिट कस्टमर को दे सकते हैं, क्योंकि उसने महंगा बेचा है, उसने आपको और भी ज्यादा मुनाफा ला के दिया, तो आप उससे साथ मुनाफा शेयर कर सकते हैं। Selling in the market. If the bank has expertise in the relevant commodity, it can sell the commodity in the market a third party or hold the commodity to fetch a better market price to maximize its profit. अगर तो बैंक के पास खुद इतनी कैपेबिलिटी है कि वो जो उसने सलम से जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसको मार्केट में बेच सकता है, तो उसको फिर कस्टमर की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही डायरेक्टली बेच सकता है, ठीक है। फिर उसको एजेंसी एग्रीमेंट में पढ़ने की या कस्टमर को एजेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। Promise to purchase. Before maturity, bank can take promise to purchase from a third party. After taking delivery, bank will sell the same commodity to the promisee and he will be bound to purchase the same according to his undertaking. This promise should be unilateral. देखिए, ये आपको कहते हैं कि बैंक ऐसा कर सकता है कि वो थर्ड पार्टी को कहे कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे चीज वापस खरीद लूंगा, ठीक है। तो जब बैंक को डिलीवरी मिल जाती है, बैंक क्या करेगा
कि वो जो चीज है वो अगले बंदे को बेचेगा जिससे उसने प्रॉमिस किया हुआ है, और फिर उससे वापस खरीद लेगा। ठीक है, मतलब मैं तीसरे बंदे को कहती हूँ कि मैं तुम्हें सलम के जरिए एक चीज जो है वो खरीद के दूंगी, फिर तुम वो चीज मुझ पे वापस बेच देना। तो ये वो बात करें आपको कि ऐसा हो सकता है। अब तो मतलब जैसे मैम फौरन में कोई चीज बैंक के जरिए वो आप ले ले और उससे फिर आप ले ले, तो एक ही बात हुई। क्या नहीं, तो बैंक अपने लिए डायरेक्ट नहीं खरीद सकता ना, जब तक उसे कोई कहे ना, जब तक उसे बैंक ऑर्डर बैंक ना तो ले दे। सकता है, मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता, वो ले सकता है, उनके तो ताल्लुकात हो। नहीं देखो, लेकिन बैंक को जब तक ऑर्डर ना हो तो वो चीज नहीं लेगा ना। तो कस्टमर को कहे कि तुम मुझे ऑर्डर दो, मैं तुम्हारे ऑर्डर पे चीज बाहर से मंगवाता हूँ और फिर तुम मुझ पे ये वापस बेच देना। क्योंकि देखो बैंक तो बाइंग एंड सेलिंग के बिजनेस में तो नहीं है ना, तो बैंक तो खुद डायरेक्ट बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकता ना। बैंक्स तो बैंक्स होते हैं ना, वो कोई रिटेल की तो शॉप क्या वो नहीं। अपने लिए मांग रहे हैं, लेकिन वो हमारे जरिए से। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि देखो अच्छा। बैंक जो है वो कोई वदूद सन्स या वो तो नहीं है ना, क्या कहते हैं। हम्म। हाँ ठीक है, तो वो उसके बैंक का सिस्टम डिफरेंट है, इसलिए बैंक को वो चीजें माननी पड़ती है। अच्छा मैम, मेरा प्रेजेंटेशन भी सलमा और इस्तिस्ना पे है मैम। सलम सलम। सलम। तो मैम मैंने इसमें मैम डिफिनीशन है और इसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है और इनकी ऑब्जेक्ट और कंडीशन, देखो आप और उस फिर सामा से बाद में। डिस्कस कर लो, मुझे इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स चाहिए, मुझे इसमें ये नहीं चाहिए कि आप मुझे यही चीज रिपीट करके, तो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आपसे मैं प्रेजेंटेशन क्यों लूंगी। जैसे उसामा ने नहीं बताया नहीं मैम, कि इस तरह नहीं है मैम, मेरा थोड़ा डिफरेंट है आपसे। आपका वाला मैम ये तो बहुत डिफरेंट है मैम, मेरा वाला बहुत डिफरेंट है मेरी इससे। बात सुनिए प्लीज, आप काइंडली उसामा से डिस्कस कर लें कि उसने प्रेजेंटेशन कैसे दी है, ठीक है।